हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, विटनेस। जो विटनेस वाला टॉपिक है वो सेक्शन 118 से लेकर 134 तक बताया गया है। ये जो हमारा एविडेंस एक्ट का लेक्चर नंबर 53 है, इस पूरे टॉपिक को यानी कि सेक्शन 118 से लेकर 134 तक को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक है आपका साक्षी की सक्षमता, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, या फिर कौन विटनेस कॉम्पिटेंट होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए कंसर्न सेक्शन कौन से हैं। तो ये है सेक्शन 118 से 121। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे, कंपल्शन ऑफ विटनेस, यानी कि कब साक्षी को विवश किया जा सकता है और कब साक्षी को विवश नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसके अपवाद क्या हैं। और इसी में प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर टॉपिक है, सेक्शन 121 से लेकर 131 तक पढ़ेंगे। और जो हमारा लास्ट में टॉपिक बचता है वो नंबर ऑफ विटनेस, यानी कि सेक्शन 134 के उसके लिए कितने विटनेस की आवश्यकता है। इसमें 118 से 121 और आपका 133 भी। तो ये हमने इस पूरे टॉपिक को डिवाइड कर दिया आपका 118 से लेकर 134 तक को। 121 यहां भी है और 121 यहां भी, हम समझेंगे कैसे क्या है। तो जो हम शुरू करते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस सेक्शन 118 से, तो सेक्शन 118 ये बोलता है कि ऑल पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी साक्ष्य देने के लिए कॉम्पिटेंट है, सक्षम है। यानी कि सेक्शन 118 एक जनरल रूल ये बताता है कि जितने भी व्यक्ति जो कोर्ट में आ रहे हैं, यानी कि जितने भी व्यक्ति उस केस से संबंधित हैं, वो सारे ही व्यक्ति कॉम्पिटेंट हैं। यानी कि कॉम्पिटेंसी को जनरल रूल के रूप में बता रहा है सेक्शन 118। सेक्शन 118 ये कह रहा है कि जनरल रूल ये है कि सभी व्यक्ति कॉम्पिटेंट विटनेस है, सारे व्यक्ति न्यायालय में साक्ष्य दे सकते हैं, ये जनरल रूल बताया। और कौन नहीं दे सकते, ये एक्सेप्शन है, यानी कि कौन नहीं दे सकते, किनको रोक दिया जाएगा साक्ष्य देने से, ये एक्सेप्शन हो गया। तो सेक्शन 118 में यही लिखा है कि ऑल पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, साक्ष्य देने के लिए सभी सक्षम साक्षी है, अनलेस, यानी कि अपवाद क्या है, क्या रोक रहा है, कौन सी ऐसी चीज है। तो दो उन्होंने बताई कंडीशन। यदि वो विटनेस अनेबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यदि वो विटनेस जो कोर्ट में आ रहा है वो क्वेश्चन को ही नहीं समझ पा रहा कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन को समझने में यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है, या फिर उसका अनेबल टू गिव रैशनल आंसर, या फिर उसका कोई रैशनल आंसर देने में असमर्थ है, यानी कि वो जो व्यक्ति है ना क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है या फिर आंसर देने में असमर्थ है, तो वो साक्ष्य नहीं दे सकता। अब किस वजह से वो आंसर नहीं दे पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है, कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं। तो सेक्शन 118 में लिखा है, हो सकता है टेंडर ईयर हो, कोमल उम्र हो, यानी कि कम उम्र की स्थिति की वजह से, या फिर एक्सट्रीम ओल्ड एज, या फिर बहुत ज्यादा या अत्यधिक उम्र हो गई है, तो उम्र के ज्यादा होने की वजह से नहीं वो समझ पा रहा है, या फिर कोई डिसीज है, वो व्यक्ति इसलिए नहीं समझ पा रहा है, आंसर इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसे कोई बॉडीली या फिर मेंटली कोई डिसीज है, या फिर इसी प्रकार का कोई अन्य कारण है जिस वजह से वह प्रश्न को नहीं समझ पा रहा है, या फिर वह उसका एक रैशनल आंसर नहीं दे पा रहा है। तो इन कारणों में से यदि कोई भी कारण होता है तो वो सक्षम साक्षी नहीं होगा। तो सेक्शन 118 2-3 चीज बता रहा है। नंबर 1, जनरल रूल ये बता रहा है कि ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कि जितने भी व्यक्ति हैं सभी सक्षम साक्षी हैं, सभी साक्ष्य देने में समर्थ है और साक्ष्य दे सकते हैं। दूसरी चीज ये बताई कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन फॉर टू बिकम अ कॉम्पिटेंट विटनेस, कॉम्पिटेंट विटनेस बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो 2 चीज बताई कि वह प्रश्न को समझने में समर्थ हो, और नंबर 2, वह उसका एक रैशनल आंसर देने में भी समर्थ हो। यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो वो सक्षम साक्षी हो जाएगा। इसीलिए इसी में आगे लिखा हुआ है, जब हम सेक्शन 118 में देखेंगे, क्या ल्यूनेटिक एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। टेस्ट यही है
टेस्ट आप चेक करो, कॉम्पिटेंसी चेक करो, क्वालिफिकेशन चेक करो, क्या उन टेस्ट में पास हो रहा है, इन दोनों में से दोनों टेस्टों में पास हो रहा है वो, यदि हो रहा है तो कॉम्पिटेंट विटनेस हो जाएगा। यानी कि पागल भी यदि प्रश्न को समझने में समर्थ है, उसका रैशनल आंसर दे पा रहा है, तो पागल भी सक्षम साक्षी हो सकेगा। दूसरा, क्या चाइल्ड एक सक्षम साक्षी हो सकता है? सेम एनालॉजी, क्या वो क्वेश्चन समझ रहा है, क्या आंसर दे पा रहा है? आंसर यदि यस है तो वह भी सक्षम साक्षी हो सकेगा। अब प्रश्न ये है, क्या बच्चे को, जो कम उम्र का बच्चा है, क्या उसे शपथ दिलाना आवश्यक है? शपथ इसलिए दिलाई जाती है व्यक्ति को जिससे कि वो बाउंड हो जाए, वो इसको समझ सके कि मुझे वहां पर न्यायालय में गलत नहीं बोलना चाहिए, सैद्धांतिक रूप से ये गलत है। और यदि अब बच्चा उस शपथ को समझता नहीं है, और यदि वो शपथ को नहीं समझ रहा है, फिर यदि वो बिना शपथ दिलाए यदि विटनेस दे रहा है, क्या उस बच्चे का साक्ष्य प्रभावित हो जाएगा? तो बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। यदि वो बच्चा बिना शपथ दिए हुए भी यदि एविडेंस दे रहा है, विटनेस बन रहा है, तो भी वह सक्षम साक्षी माना जाएगा। इसके संबंध में कोर्ट ने कहा था, राम खजूर पांडे वर्सेस स्टेट और एसजी मोहिते वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में भी कोर्ट ने कहा, चाइल्ड इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, यद्यपि उसे शपथ नहीं दिलाई गई है, क्योंकि वो शपथ का अर्थ नहीं समझता है, उसके महत्व को नहीं जानता है। यह भी कहा गया क्योंकि जो सब बच्चा है, जो चाइल्ड है, बड़े आसानी से उसे पढ़ा सकते हैं, तो चाइल्ड जब भी साक्ष्य दे बड़ी सावधानी से उसके साक्ष्य को लेना चाहिए। वे एक तरीके से खतरनाक साक्षी है, क्योंकि यदि उसे पढ़ा दिया उसके किसी मिलने वाले ने, तो उसे हिला पाना, डिगा पाना बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए चाइल्ड के साक्ष्य को लेते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए सेक्शन 118 को कभी कभी सावधानी का नियम भी कह देते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 118 हो गया। अब दूसरी बात करें, क्या अंधा सक्षम साक्षी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, टेस्ट वही। दूसरा, क्या जो व्यक्ति जो अनेबल टू स्पीक है, जो बोलने में असमर्थ है, क्या वो भी सक्षम साक्षी हो सकता है? तो इसके संबंध में सेक्शन 119 ये कह रहा है कि जो व्यक्ति बोलने में असमर्थ है वो भी सक्षम साक्षी हो सकता है। अब प्रश्न ये है कि वो साक्ष्य देगा कैसे? तो इसके संबंध में है डम विटनेस, यानी कि जो व्यक्ति बोलने में असमर्थ है, इफ विटनेस इज अनेबल टू स्पीक। तो इसमें तीन चार कंडीशन हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, या वो कौन सी शर्तें वो पूरी करनी होंगी। नंबर 1 ये बता रहा है, he may give evidence by any other manner in the court, तो वह अपना साक्ष्य किसी अन्य तरीके से दे सकता है। चलो बोल नहीं पा रहा, लिख सकता है, इशारे कर सकता है, या किसी अन्य मोड से वह कोर्ट में साक्ष्य दे सकता है। तो वही लिखा है, he may give evidence by any other manner, for example जैसे राइटिंग से, लिख करके दे सकता है, आचरण या हाव भाव करके दे सकता है। जैसे सेक्शन 8 में हमने पढ़ा क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला के केस में, तो लड़की कटने की वजह से बोल नहीं पा रही थी, तो उसने हाथ हिला करके इशारे से कहा कि इसने ही मुझे मारा है। तो इस तरीके से एविडेंस दिया जा सकता है। और जो साक्ष्य देगा वह कैसे देगा? ओपन कोर्ट में देगा। और दूसरा, और जो साक्ष्य दे रहा है वो ओरल एविडेंस समझा जाएगा। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पीटी में पूछा गया है कि जो व्यक्ति अनेबल टू स्पीक है, जो बोलने में असमर्थ है, उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य को क्या समझोगे? ओरल एविडेंस। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम समझें तो इस स्थिति में कोर्ट शैल टेक असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रीटर और स्पेशल एजुकेटर। तो इसके मामले में ये अमेंडमेंट द्वारा बाद में जुड़ा है, तो कोर्ट किसकी सहायता लेगा? इंटरप्रीटर की और स्पेशल एजुकेटर की सहायता लेगा। दूसरी, जब वो स्टेटमेंट कर रहा था, जो बना रहा था, उसकी वीडियोग्राफ बनाई जाएगी जिस समय एविडेंस लिया जा रहा था। तो ये था सेक्शन 119। 120 की हम बात करें तो 120 सिंपल भाषा में तो ये बोल रहा है कि हस्बैंड और वाइफ भी सक्षम साक्षी होते हैं। 120 को 2 पॉइंटों में बांट दिया कि सिविल मामलों में सक्षम साक्षी कौन होगा। तो सिविल मामलों में सक्षम साक्षी, नंबर 1 पार्टीज टू द शूट, जो शूट है उसकी पार्टी सक्षम साक्षी होती है। नंबर 2 हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ द पार्टी ऑफ द शूट, जो शूट की जो पार्टी है उसके हस्बैंड और वाइफ भी सक्षम साक्षी होते हैं।
तो 120 में हमने हस्बैंड वाइफ सिविल मामले पढ़ा, और दूसरा पढ़ा इन क्रिमिनल केसेस आपराधिक मामलों में कौन सक्षम साक्षी होगा। तो ये बोल रहा है इफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट हस्बैंड, यदि हस्बैंड के खिलाफ प्रोसीडिंग हो रही है तो वाइफ सक्षम साक्षी है, और यदि वाइफ के खिलाफ सक्षम प्रोसीडिंग हो रही है तो हस्बैंड भी सक्षम साक्षी है। अर्थात क्रिमिनल और सिविल मामलों में हस्बैंड और वाइफ सक्षम साक्षी होते हैं। ये हमने 120 समझ लिया। 121 को हम वहां पर जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें ज्यादा अच्छे से समझेंगे, पर सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि जज और मजिस्ट्रेट का भी साक्ष्य लिया जा सकता है यदि उनके सामने घटना घटित हो रही है तो। वैसे अच्छे से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी प्रकार सेक्शन 133 अकॉम्प्लिस है अपराधी के बारे में बताता है। इस सेक्शन के अनुसार एक्कम्प्लिस भी सक्षम साक्षी होता है। इसका अलग से लेक्चर बनाएंगे, ये बड़ा लेक्चर होगा, तब अच्छे से समझिएगा। तो इस प्रकार से सेक्शन 118 जनरल रूल बताता है कि कौन सक्षम साक्षी हो सकता है और क्या इसकी क्वालिफिकेशन है और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अभाव में किसी व्यक्ति को साक्षी बनने से रोक दिया जा सकता है। तो 118 का आपको जनरल रूल बता रहा है, और 120, 19, 20, 21 जो अदर सेक्शंस हैं उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 119 बता रहा है कि जो व्यक्ति बोलने में असमर्थ है, 120 हस्बैंड वाइफ सक्षम साक्षी के बारे में बात कर रहे हैं, 121 जज और मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है, और सेक्शन 133 अकॉम्प्लिस के बारे में बात कर रहा है। तो ये हमारा कि हु इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई या फिर हु इज कॉम्पिटेंट विटनेस, एलिजिबिलिटी, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर विटनेस, ये सारी चीज पढ़ी। तो इस प्रकार से मेन रूप से आपका एपीओ के मेंस में कई बार पूछा जा चुका है और प्री में तो बहुत आता है। इस प्रकार से हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।